नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु होगी इतिहास विषय की। तो आज की क्लास में हम जो पाषाण काल है, स्टोन एज के बारे में जानेंगे। पीछे की क्लास की अगर बात की जाए तो हमने जो पृथ्वी के विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में जाना था। उन्हीं 4 अवस्थाओं में जो चौथी अवस्था आती है, जो सीनोजोइक है, जो नियोजोइक जिसे कहा जाता है, और इसके कई भी अनेक उपनाम, जो क्वाटरनरी एरा भी इसे कहा जाता है। तो इसे अगर हिंदी में बात करते तो चातुर्थी की चौथी अवस्था और जो चतुर्थ हिमखंड भी कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे जो मूलतः पाषाण काल है। पाषाण काल से जिस तरीके से जो मानव इतिहास की शुरुआत होती है वो मूलतः पाषाण काल से मानी जाती है। अब इसे पाषाण काल क्यों कहा जाता है, स्टोन एज क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी होगी। मूलतः अगर देखा जाए जो इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते इस काल के जो इतिहास को जानने के लिए, तो ये प्री हिस्टोरिकल एज में आता है, जो प्रागैतिहासिक काल जिसे कहा जाता है, जो इतिहास विभाजन के दौरान हमने पढ़ा था। तो उस एज के दौरान मनुष्य द्वारा जो पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता, उसके आधार पर इस समय के इतिहास को जाना जाता है। इसलिए इसका नाम है जो पाषाण। पाषाण यानी पत्थर होता है, पत्थर यानी स्टोन, इसलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। अब पाषाण काल का क्लासिफिकेशन किया गया है इतिहासकारों के द्वारा। अगर इनकी जो डेट है, समय का मूलतः अगर विभाजन देखो तो इस पर ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक समझने के लिए विभाजन किया गया है। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग विभाजन देखने को मिलेगा, इसमें इतिहासकार आपको एकमत नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं जो स्टोन एज है, जो पाषाण काल है, उसे 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। जिसे बात करें तो पहला जो पूरा पाषाण काल कहते हैं, जिसे पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। पहली जो विभाजन है पाषाण काल का, उसे पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। और उसकी बात करें तो उसके समय काल की बात की जाए तो यह 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 20 लाख से लेकर जो 10,000 ईस्वी पूर्व तक इसका समय काल रहता है। यानी इसका जो समय रहता है 20 लाख से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व BC जिसे कहते हैं। और ये आप भली बात समझते हो कि जो हमने जो प्रमुख संवतों की जो क्लास ली थी, उस संवत के दौरान हमने कहा था AD और BC का क्या मतलब। AD से जो दर्शाया जाता है और BC से क्या दर्शाया जाता है, जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व वर्तमान जो वर्ष संवत चल रहा है, अपने जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है, उससे ये पीछे की घटनाएं मानी जाती है, तो उसे BC के माध्यम से दर्शाया जाता है। BC यानी बिफोर क्राइस्ट। अब बात करते हैं इसी का जो क्लासिफिकेशन, दूसरा विभाजन वर्गीकरण किया जाता है, उसे कहते हैं मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेसोलिथिक एज कहता है। और मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसका कालक्रम, जो इसका समय निर्धारित किया गया इतिहासकारों के मूलतः समझने के लिए विभाजन है, जो इसमें आप ज़्यादा गहराई में मत जाइए। जो ये है, जो अगर बात की जाए तो वैसे भी मैं आपको काफ़ी गहराई से पढ़ा रहा हूँ। आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें इतनी गहराई डीपली दिया हुआ नहीं, लेकिन ये मैं आपको क्या है, मूलभूत आपका बेस बनाने के लिए, आधार बनाने के लिए ये जो सामान्य जानकारियाँ ये आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। अब मेसोलिथिक एज की बात करते हैं, जिसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इसका समय माना गया है इतिहासकारों के द्वारा, इसका विभाजन किया गया है 10,000 से लेकर 7,000 ईस्वी पूर्व। यानी ये घटनाएं जो मध्य पाषाण काल आता है वो 10,000 से लेकर 7,000 ईस्वी पूर्व का समय माना जाता है। अब बात करते हैं तीसरा विभाजन इनके द्वारा किया जाता है, वो कहा जाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नियोलिथिक एज कहा जाता है। अगर कहीं आप ये जो अंग्रेजी वर्ड साथ में इसीलिए दे रहा हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो। कई बार क्या एग्जाम में ये नवपाषाण काल नहीं देकर नियोलिथिक एज भी हिंदी में लिखा हुआ दिया जा सकता है, ताकि उससे आप भ्रमित नहीं हो। ये चीज़ें हमें जानना है। नियोलिथिक एज की बात की जाए तो नियोलिथिक एज का जो कालक्रम रहता है 7,000 से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी IVC यानी सिंधु घाटी सभ्यता के इसको जो नवपाषाण काल को माना जाता है। अब बात करते हैं नवपाषाण काल को माना। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की समाप्ति होती है 1750 ईस्वी पूर्व, यानी 1750 ईस्वी तक इसका कालक्रम माना जाता है। उसके बाद जो इतिहास की कड़ियाँ जुड़ जाती है। लेकिन इतिहास में एक चीज़ अभी भी है जो
जो वो रिक्त स्थान अभी तक नहीं भरा गया। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर जो ऋग्वैदिक सभ्यता शुरू होती है, जो ऋग्वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व से शुरू होती है और ये 1750 ईस्वी में समाप्त हो जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता ये 250 वर्षों का फिल इन ब्लैंक से अभी तक रिक्त स्थान इतिहास में नहीं भरा गया। अभी इतिहासकारों के द्वारा उस समय को नहीं निकाल पाए हैं वो। तो इतिहासकार कई तो ऋग्वैदिक काल को इसलिए पीछे ले जाते हैं, कई इंडस वैली सिविलाइजेशन को आगे ले जाते हैं। तो हमने जो पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइडेशन कर दिया। पाषाण काल को इतिहासकारों के द्वारा 3 भागों में विभाजित किया है, जिसे कहते हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में अध्ययन की दृष्टि से विभाजित किया गया है। अब पुरापाषाण काल को अगर बात की जाए तो 3 भागों में इसका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। तो पहले भाग की बात करें तो निम्न पुरापाषाण काल आता है, और फिर मध्य पुरापाषाण काल आता है, फिर उच्च पुरापाषाण काल आता है। जो निम्न पुरापाषाण काल की बात करें तो उस निम्न पुरापाषाण काल को जो अंग्रेजी वर्ड की बात की जाए तो लोअर पैलियोलिथिक एज जिसे कहा जाता है। इसके कालक्रम की अगर बात की जाए, लोअर पैलियोलिथिक, ये तो मैंने चार्ट आपको लिखने के लिए बनाया है, हालांकि मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कोई चीज़ अगर मेरे ध्यान में नहीं आती देख लूँ, ऐसी बात नहीं है, तो ताकि आप आसानी से समझें। अब अपन बात करें निम्न पुरापाषाण काल की। जो पुरापाषाण काल का एक भाग है जिसे 3 भागों में विभाजित किया। निम्न पुरापाषाण काल के दौरान जो इसका समय माना जाता है वो 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 39,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, और इसे लोअर पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। अब दूसरा इसका जो विभाजन किया गया है मध्य पुरापाषाण, जो दूसरा विभाजन मध्य पुरापाषाण काल का। जब मध्य पुरापाषाण को अगर अंग्रेजी में बात की जाए तो मिडिल पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, और इसका समय माना जाता है, मोटा मोटी ये समय माना जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि यही समय, कई इतिहासकारों द्वारा अलग अलग समय इसमें बताए गए हैं। तो ये 39,000 से लेकर 23,000 ईस्वी पूर्व की घटना मानी जाती है, जो इसे कहते हैं मध्य पुरापाषाण काल कहा जाता है। अब बात करते हैं तीसरे विभाजन की। तीसरे विभाजन की बात करें तो इसको निम्न पुरापाषाण कहा जाता है, लोअर पैलियोलिथिक एज इसके यहाँ कहा गया है, और ये 23,000 से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण हमने पाषाण काल का किया ताकि हमें अध्ययन में सुविधा हो। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं जो पूर्व ऐतिहासिक काल जिसे कहते हैं, पूर्व ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिकल पीरियड जिसे कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल भी उसे कहते हैं, जो लिखित साक्ष्यों से पहले, जो लिखित इतिहास से पूर्व की घटनाएं है उसे माना जाता है। उसी के दौरान हम नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे। उसके पश्चात पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल को दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके पश्चात तीसरे चैप्टर में नवपाषाण काल को पढ़ेंगे। अब इनके दौरान, पाषाण काल के दौरान हमें क्या पढ़ना है, ये इसके बारे में हम जानेंगे। पाषाण काल को जो विभाजन किया, पाषाण काल के दौरान अगर बात करें चौथी अवस्था हिमखंड, जो चतुर्थ हिमखंड अवस्था, उसके पश्चात मनुष्य द्वारा क्या है, गुफाओं के अंदर अपना आवास बनाया जाता है। जब मनुष्य का इतिहास, मानव जाति का इतिहास, और मानव जाति के इतिहास में अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य प्रजातियों का भी विभाजन किया गया। जो आपने सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, रामापिथेकस, और जो होमो सेपियंस है, वर्तमान जो प्रज्ञा बुद्धि मानव जिसे कहा जाता है, वह जो अभी जो प्रजाति चल रही होमो सेपियंस की चल रही है, और उसी के जो समय जो इतिहास की शुरुआत होती है वो साइंस की बात है, विज्ञान की बात, उसमें आपको ज़्यादा गहराई से जानने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं जो मानव सभ्यता विकसित होती है, जब मानव जाति का इतिहास है तो मानव लोग कहाँ रहते हैं, मतलब जो गुफाओं में रहते हैं, कंदराएं जिसे कहते हैं, केव यानी गुफाओं में रहते हैं, और वो उसके पीछे कुछ साक्ष्य छोड़ के चले जाते हैं। तो ये मानव के द्वारा, जैसे बात की जाए तो आग जलाना कब सीखा जाता है, ये भी तो इतिहास का भाग, आग जलाना कब सीखा जाता है, उसके द्वारा खेती की शुरुआत कब की जाती है, ये इनके अंदर जो हम पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल है, इसके अंदर खेती की शुरुआत। नवपाषाण काल है, इसके पशुपालन कब शुरू किया जाता है, और पहले मनुष्य था तो सिर्फ जंगलों में घूमता था और खाद्य संग्रह था, यानी खाने की वस्तुओं का ही सिर्फ संग्रह इसके द्वारा किया जाता था। और आखेट यानी शिकार किया जाता, शिकार करके पशु पक्षियों को मार के इसके द्वारा जो अपना जीविकोपार्जन किया जाता था, अपने पेट के लिए, जो अपनी भूख के लिए पशुओं को मार के खाते थे।
अब उसी समय के दौरान बात की जाए तो मनुष्य के जो पाषाण काल में जो मनुष्य के द्वारा जो औजार, पत्थर के औजारों का ही प्रयोग किया जाता है। ये जो आज के समय के धातु के औजारों की बात करें जैसे तलवार, भाले, इनका प्रयोग नहीं किया जाता। उसी में कई जो पत्थर के औजार है उनकी बात करें तो हम जैसे हैंड एक्स जिसे कहते हैं हस्त कुठार, एक तरीके से जो कुल्हाड़ी ही आप इसे समझिए, जो पत्थर की कुल्हाड़ी मनुष्य के द्वारा शुरुआती दौर में बनाई गई थी। और 1863 की बात करें रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो पल्लवरम मद्रास क्षेत्र में एक हैंड एक्स मिलती है जो पाषाण युग के मानव के द्वारा प्रयोग की थी, और उसी से कहते हैं पाषाण युग की खोज की शुरुआत होती है भारत में। तो अगर पहले बात की जाए तो रिवात जो पंजाब का क्षेत्र है, वहाँ जो ये पाषाण जो औजार हैं, जो टूल्स जिन्हें कहते हैं, टूल्स यानी औजार, उन टूल्स को प्रथम अस्पष्ट साक्ष्य की जो बात करते तो रिवात पंजाब में देखने को मिला था। लेकिन स्पष्ट साक्ष्य की बात की जाए तो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा जो एक हैंड एक्स को, जो हस्त कुठार जिसे कहते हैं, जो एक कुल्हाड़ी को खोज लिया जाता है। और उसके पश्चात कई जो पत्थर के औजार जिसमें पेबुल्स जिसे कहते हैं बटीकास में, जो नदी के क्षेत्र में जो रगड़ खा के जो पत्थर गोल हो जाते हैं और उनको अपने आप जो आकार मिल जाता है, और चौपड़ चेपिंग जिसे विदारणी भी कहे जाते हैं, जो मांस को चीरने के लिए, जो काटने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। अगर मनुष्य की बात की जाए तो इसके दौरान, अब इस पाषाण काल के दौरान हमने जो अलग अलग भारत के क्षेत्रों की बात करें तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो एक तो उत्तर भारत में पाषाण काल की शुरुआत कैसी होती है, और मध्य भारत में, पूर्व भारत में, और पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में किस तरीके से पाषाण काल, स्टोन एज की शुरुआत होती है। और कहा जाता है कि जो भारत में प्रथम मनुष्य के साक्ष्य, जो मानव के साक्ष्य, कई इतिहासकार कहते हैं कि पंजाब में देखे गए, तो कई इतिहासकार कहते हैं दक्षिण भारत में देखे गए थे। उनके बारे में हम इस पाषाण काल के दौरान, और कई नदियों घाटियों में मानव जो सभ्यता का विकास हुआ था, तो बात करते हैं सोहन नदी घाटी वर्तमान समय में जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान क्षेत्र में नदियों जहाँ पानी इन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाता था, वहीं इन्होंने अपना आवास बनाया। पहले ये जो है बात करते हैं तो पहाड़ों में रहते थे, जो पर्वत थे उनकी गुफाओं में इनके द्वारा आवास बने। फिर धीरे धीरे ये उतर के पहाड़ों से नदियों के किनारे पे बसने लग गए ताकि इनको जीविकोपार्जन करने में आसानी हो। तो नदियों घाटी की बात करें तो नर्मदा घाटी क्षेत्र से इस जो पाषाण काल के मनुष्य द्वारा प्रयोग किए कई तरह के औजार हमें मिलते हैं, तो उनके बारे में हम इस पाषाण काल के दौरान पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, बात की जाए तो अब हमने जो पाषाण काल के बारे में जो मूलभूत जानकारी है उसके बारे में समझा है। अब हम व्यवस्थित तरीके से जो इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, और स्टोन एज के दौरान पाषाण काल के द्वारा जो पूरा पाषाण काल है उसके जो कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन से साइट्स है जहाँ से इनके जो मनुष्य द्वारा प्राचीन समय में जो प्रयुक्त किए गए जो पत्थर के औजार हमें मिलते हैं, और उसके पश्चात जो मध्य पाषाण काल में कौन कौन सी साइट्स हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, नदियों के आसपास जो मनुष्य की बस्तियाँ रहती है, उन बस्तियों में हमें जो इनके द्वारा प्रयुक्त किए गए टूल्स, जो औजार हैं, पत्थर के औजार मिलते हैं। और नव पाषाण काल के जो बात की जाए तो इस समय मनुष्य के द्वारा जो कौन कौन से जो टूल्स है जो जिनका प्रयोग किया गया है, कौन कौन से क्षेत्रों से, कौन कौन सी साइड से हमें मिलती है। और जो ये बात करें जो पर्वतमाला विंध्याचल पर्वत है, और चाहे कई जो हिमालय पर्वत है, और जो सुलेमान पर्वत श्रेणियां हैं जो वर्तमान समय पाकिस्तान में, वहाँ से हमें जो ये जो पाषाण काल के मानव के द्वारा प्रयुक्त किए गए औजार मिलते हैं। और इनकी शुरुआत कब से होती है, कौन कौन से इतिहासकारों द्वारा, पुरातत्ववेताओं द्वारा जो खोज की जाती है। और इस मानव की बात करें, पाषाण काल रहन सहन कैसा था,
खान पान कैसा था, खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, यानी खानाबदोश बात करें तो आज यहाँ रह लिए कल कहीं रह लिए। तो उस तरीके से जो किस तरीके से मानव धीरे धीरे सभ्य होता है उसके बारे में हम व्यवस्थित रूप से आने वाली क्लास में, जो अगली क्लास होगी वो अब नियमित रूप से और सही ढंग से जो हमने जो इसको बेस को तैयार कर लिया, आधार को तैयार कर लिया, उसके पश्चात उनके बारे में हम जानेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो एक विद्यार्थी ने मुझे खुद बात की जाए तो कल जो एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट ने उसने जो मुझे अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स की फ़ोटो खींच के मेरे फ़ोन पे भेजी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा ताकि मेरा भी जो पढ़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा मन होता है। अगर ऐसे विद्यार्थियों द्वारा क्रिएटिविटी की जाएगी तो सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, जो अभी नए जुड़े हैं विद्यार्थी, 1-2 नए विद्यार्थी को ऐड किया गया, तो वो पीछे की 1-2 क्लास को ही ले लें, उसमें ज़्यादा नहीं। इतिहास के स्रोतों हैं उनके बारे में ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब इतिहास की जो हम शुरुआत करते हैं, प्रागैतिहासिक काल और इतिहास का विभाजन, इतिहास की परिभाषाएं और पाषाण काल का ये चार्ट आप अपनी नोटबुक में बना लेना। और उम्मीद करता हूँ जब क्लासें नियमित रूप से संचालित होगी विद्यालय में और ये वर्चुअल क्लासें, आभासी क्लासें समाप्त हो जाएगी, उसके पश्चात विद्यालय जो अपने कॉलेज है, महाविद्यालय खुल जाएगा, उसके पश्चात आप मुझे अपने हैंड नोट्स दिखाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और अब कल की क्लास में हम पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल है, जो मानव का रहन सहन और जो कंदरा जिसे गुफाओं के अंदर किस तरीके से रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।